मान लिया जाए ये हमारा कार्डबोर्ड, ठीक है बच्चा, ये हमारा एक कार्डबोर्ड है ना बेटा। इस कार्डबोर्ड के में दो स्लिट्स बने हैं बेटा, ये और ये आइडेंटिकल स्लिट्स। इस पे लाइट गिर रही है पैरेलल, यूं गिर रहा है बेटा, ठीक है। इसका लैम्डा हमारा है 6000 एंगस्ट्रम, ठीक बेटा, लैम्डा हमारा 6000 एंगस्ट्रम। देख बेटा, ये स्मॉल डी इक्वल टू 2 मिलीमीटर, और इसके सेंट्रल लाइन से कुछ दूरी पे हमारा स्क्रीन, ठीक है। स्क्रीन का डिस्टेंस हमारा कैपिटल डी इक्वल टू 5 मीटर, ठीक है बच्चा। सवाल कहता है इस पे एक पेस्ट किया हुआ है फिल्म, है ना बेटा। इस फिल्म का म्यू बेटा 1.5 और 3 हमारा है 1 माइक्रोमीटर, ठीक है बेटा। अब पूछता है इस वाले का म्यू और टी, है ना, म्यू डैश मान लो, डैश मान लो। कहता है बेटा इफ टी डैश इक्वल टू 2 माइक्रोमीटर, फाइंड म्यू डैश फॉर विच सेंट्रल मैक्सिमा will be at सेंटर ऑफ स्क्रीन, ठीक है बच्चा। चलो बनाओ, ट्राई करो। बीच में कोई एक्स्ट्रा क्लास बीच में नहीं हुई थी बेटा, किनारे में हुई थी। किनारे में 1-2 एक्स्ट्रा क्लास हुई थी शुरू में ही, उसके बाद नहीं हुआ। नहीं बेटा, नहीं जा पाए, बिहार जा ही नहीं पाए, तो नहीं कर पाए अटेंड पूजा। जनवरी में मेंस होने की कितने प्रोबेबिलिटी है? बहुत कम चांस। न्यूक्लियर का नहीं हुआ, डिस्कशन नहीं करा पाया। कर दिया नरेश। बोर्ड्स कब होंगी? मत सोच, पढ़ाई कर अब। हाँ बेटा, फर्स्ट पेज है, करो करो करो। बनाओ बेटा, सवाल बनाओ, क्वेश्चन बनाओ, बातें मत करो। चलो, एक का आंसर आया 9449। अंशु का भी आया आंसर 9449 का सही है। श्रेयास का भी सही है, अंशुल का भी सही है, आयुष का भी सही। गुड, सारा बैकलॉग क्लियर हो गया किसी बच्चे का पूरा। वो ए क्या लिखा है? ए नहीं है बच्चा, लैम्डा है वो ए नहीं है बच्चा, वो लैम्डा है। ये ए नहीं है, ये लैम्डा है। मैंने सब में काम किया, गुड, बहुत अच्छी बात। सुमेश आनंद 9449। चल मैं करता हूं, देख देख बेटा, अगर हम चाहते हैं, देख बेटा, अगर हम चाहते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा सेंटर पे आ जाए, है ना बेटा, तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए क्या कहा था हम लोगों ने बेटा? फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, है ना बेटा कॉन्सेप्ट, कि पार्ट डिफरेंस 0 होना चाहिए, है ना बेटा। अब देख, पार्ट डिफरेंस हमारा 0 हो गया, किस जगह पे? सेंटर ऑफ स्क्रीन पे, है ना बेटा। तो देख बेटा, इन दोनों पाथ को बराबर करना होगा, इसके पाथ को और इसके पाथ को बराबर करना पड़ेगा, है ना। तो बताओ, स्लैब लगाने से कितना पाथ बढ़ जाता है बेटा? एक स्लैब लगाने से कितना पाथ बढ़ता है? म्यू -1 इंटू टी, है ना बेटा।
जितना इसने बढ़ाया उतना ही इसका ही बढ़ा दो, दोनों बराबर बढ़ जाएगा बेटा, तो काम हो जाएगा हमारा। इसका मतलब क्या होना चाहिए, म्यू माइनस वन इंटू टी शुड बी इक्वल टू म्यू डैश माइनस वन इंटू टी डैश, है ना बच्चा। अब क्या लिखोगे, म्यू माइनस वन इंटू टी, ये हो गया बेटा 0.5 इंटू 1 माइक्रोमीटर, और ये बेटा म्यू डैश माइनस वन इंटू टू, इसका मतलब म्यू डैश इक्वल टू 1.25, ठीक है, म्यू डैश इक्वल टू 1.25। लिख लो बच्चा। चल देख बेटा अगला सवाल, अगला सवाल यह है कि इफ टी डैश इक्वल टू 2 माइक्रोमीटर, है ना बेटा, एंड म्यू डैश इक्वल टू 1.75, ठीक है बेटा 1.75, है ना। तो सवाल यह है, फाइंड फर्स्ट पार्ट पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है बेटा। दूसरा पूछा है, दूसरा क्या पूछा है बेटा, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस in between center of screen and central maxima, ठीक है बच्चा। चलो ट्राई करो, कर बच्चा। व्हाट यू हैव रिटन, ch डॉट, क्या लिखे हो भाई, समझ नहीं आया मुझे तुम्हारी बात। आयुष, अभिषेक बोलो बेटा। सर वो पहले से रेज किया हुआ था। कोई बात नहीं, चलो। रविराज, सर वो वेव ऑप्टिक्स में आपने कितने लेक्चर लिए हैं अब तक? ये शायद लेक्चर नंबर 6 होगा बेटा। अच्छा, मतलब 5th तक ही है। हम्म, YouTube पे 2 वीडियोस प्राइवेट थी तो मैंने सोचा पता नहीं वो भी हो लेक्चर। मेरी ये क्लासेस मिस हो गई। नहीं वो डिलीट कर दिया होगा वीडियो मैंने, अपलोड करने में कभी होता नहीं, आता एरर, उसको डिलीट कर देते हैं। वो क्या है सर, मेरे एरिया में नेट बंद था उस टाइम 1 से 12 तारीख तक। अच्छा, इसलिए मिस हो गई थी। देखे ना बेटा वीडियोस। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, अच्छा सीएम है, सीएम सेंट्रल मैक्सिमा रखा होगा मैंने बेटा, सीएम तो लिखा है सीएच, फर्स्ट हेडिंग ऑफ सीएम है बेटा, सीएम सेंट्रल मैक्सिमा है, सीएच नहीं है वो। ये सेकंड बोर्ड है बेटा, सेकंड क्वेश्चन है, अमितेश का आया 1 माइक्रोमीटर। हाँ कुछ सही पहचाना तुम, हाँ करेंगे डिस्कस बेटा, अगर तुम लोग कर चुके हो तो करेंगे डिस्कस। पांच मिलीमीटर, 1 माइक्रोमीटर, 5 मिलीमीटर, 0.5 माइक्रोमीटर, 5 मिलीमीटर आंसर आ रहा है बहुत लोग बच्चों का। अंशु जोशी 9449, अमर्थ, इन सबका आया 5 मिलीमीटर। रेडमी का भी आया 5 मिलीमीटर, अदिति का 5, सोमेश का 5, निमिष का भी 5, पुष्कल, शक्ति, आशुतोष 5, सबका 5 ही आ रहा है। चलो देखते हैं बेटा, हम भी देखें। देखो बच्चा,
देखा जाए तो देख बेटा, हमें साफ दिख रहा है ये वाला पाथ का म्यू भी कम है और थिकनेस भी कम है ना बेटा। म्यू भी कम है और थिकनेस भी कम है ना बेटा। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि ये वाला पाथ छोटा है। बोलो, इसका म्यू भी कम है और इसका थिकनेस भी कम है ना बेटा। इसका म्यू भी बड़ा है और थिकनेस भी बड़ा है। इसका मतलब ये पाथ बड़ा है बेटा, बोल, है ना। अगर कहा जाए एट सेंटर ऑफ स्क्रीन है ना बेटा, तो ये वाला पाथ जो होगा ये बड़ा होगा, है ना बेटा। कितना बड़ा होगा ये, तो कहेंगे डेल्टा एक्स एट सेंटर कितना है बेटा, ये हमारा है म्यू डैश माइनस 1 टी डैश माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी। बोल बेटा, है ना। जितना पाथ ये बढ़ा और जितना पाथ ये बढ़ा, है ना बेटा, उन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए बेटा, हमें चाहिए बच्चा सेंट्रल मैक्सिमा, है ना। सेंट्रल मैक्सिमा कौन सा पॉइंट, जहां पर रिजल्टेंट पाथ डिफरेंस 0 हो बेटा। तो रिजल्टेंट पाथ डिफरेंस 0 किधर आ सकता है, तो जो पाथ बड़ा है बेटा उस पाथ को छोटा करना पड़ेगा, है ना। उस पाथ को छोटा कैसे करोगे, जब इस तरफ आओगे, बोलो बेटा, है ना, ये एंगल थीटा पे आओगे, इस जगह पे आओगे जितना कि ज्योमेट्रिकली इंक्रीज पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा, इसको कंपेंसेट कर दे, है ना बेटा। इसका मतलब अगर ये सेंट्रल मैक्सिमा है, अगर ये सेंट्रल मैक्सिमा है बेटा, तो डेल्टा एक्स का पाथ डिफरेंस 0 होना चाहिए, है ना। मतलब जितना ये एक्स्ट्रा है उसको ये एंगल थीटा कंपेंसेट कर दिया। इसका मतलब डी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू डैश माइनस 1 इंटू डैश माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी। ठीक है बच्चा, कितना हो गया देखो तो, म्यू डैश माइनस 1 टी डैश 0.75 इंटू 2, ये हो गया बेटा 1.5 माइक्रोमीटर माइनस ऑफ ये हमारा बेटा 0.5 1.5 माइनस 1 0.5 इंटू 1, ये हो गया बेटा 0.5 माइक्रोमीटर। तो ये तो आ गया बेटा हमारा 1 माइक्रोमीटर, है ना। इसका मतलब साइन थीटा कितना हो गया देखो, साइन थीटा इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर बाई डी, और डी हमारा है बेटा, डी था 2 मिलीमीटर, तो कितना हो गया देखो 1/2 इंटू 10 पावर -3, है ना बेटा। देखो बहुत छोटा आया ना, जब एंगल बहुत छोटा आए तो साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू tan थीटा, है ना बेटा। और अगर ये हो गया tan थीटा तो कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा y cm कर लो इसको, तो हो जाएगा बेटा y cm बाई कैपिटल डी, साइन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan। इसका मतलब हो जाएगा बेटा y cm इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 पावर -3 इंटू डी था बेटा 5, तो इज इक्वल टू हो गया ये 5/2 मिलीमीटर, समझा। ये आएगा बेटा 5/2 मिलीमीटर, समझे। अब क्या चाहिए मुझे, अब चाहिए था क्या देखो, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस इन बिटवीन सेंटर ऑफ स्क्रीन एंड सेंट्रल मैक्सिमा, है ना बेटा। सेंट्रल मैक्सिमा और स्क्रीन के सेंटर में, है ना बेटा, कितने सारे हमारे मैक्सिमास बनेंगे, है ना बेटा। तो देखो बी वाले पार्ट के लिए बेटा डेल्टा एक्स एट सेंटर कितना था, इतना था ना बेटा, और इसी को तुमने कैलकुलेट किया था ना यहाँ पे, तो कितना आया था 1 मिलीमीटर। बोलो बेटा, ये वाली चीज ही तो बेटा यहाँ पे ना है, तो ये हमारा हो गया बेटा 1 माइक्रोमीटर, है ना बेटा। और क्या कहा था, ब्राइट फ्रिंजेस के लिए क्या होना चाहिए बोलो, n लैम्डा, है ना बेटा। तो n इक्वल टू कितना हो गया 10 टू द पावर -6 डिवाइड बाय लैम्डा। देखो बच्चा 6 इंटू 10 पावर -7, तो 10/6 आया ना बोलो। देखो 10/6 आया तो कितना आया बेटा, ये हो गया 1.66, बोलो बेटा, है ना। इसका मतलब सेकेंड नहीं आया, सेकेंड नहीं आया ना बेटा, है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर ये सेंटर है और सेंटर ऑफ स्क्रीन है ना बेटा,
तो सेंट्रल मैक्सिमा पे कितना है, 0 ऑर्डर मैक्सिमा, और यहां पे आया फर्स्ट मैक्सिमा और सेकंड मैक्सिमा इसके ऊपर चला गया, है ना। तो क्या कहोगे, टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, है ना बेटा, इंक्लूडिंग सेंट्रल मैक्सिमा। अगर सेंट्रल मैक्सिमा को भी काउंट कर लेते हो बेटा तो आ रहा है 2। अगर सेंट्रल मैक्सिमा काउंट नहीं किए तो सिर्फ 1। समझ गए। दृष्टि क्या दिक्कत है बच्चा, बोलो दृष्टि। सर फर्स्ट स्टेप नहीं समझ में आया, वो जो आपने लिखा हुआ है एट c इक्वल्स टू। डेल्टा एक्स सी, इसमें दिक्कत है। यस सर। अच्छा बोलो बेटा, हम किस पॉइंट का निकाल रहे हैं पार्ट डिफरेंस, सेंटर का। सेंटर तो ये है ना बच्चा, यस सर। ज्योमेट्रिकली ये लाइन और ये लाइन है ना बेटा बराबर लंबाई की। यस सर। डिफरेंस किस बात का है, स्लैब का, है ना बेटा। ओके। तो बेटा स्लैब लगाने से कोई पाथ की लंबाई कितनी बढ़ जाती है, म्यू माइनस 1 इंटू टी। बोल बेटा, यस सर। यस सर। है ना बच्चा। इसका मतलब ऊपर वाला जो पाथ है अगर इसको मैं एल मान लूं, है ना, तो ये कितना वाकई में है, एल प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी, है ना बेटा। और Yes, ये वाला sir. कितना है बोलो, एल प्लस म्यू डैश माइनस 1 इंटू टी डैश। बोलो बेटा, T dash. Yes sir. है ना बेटा। तो इन दोनों में कितना पार्ट डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस। Yes sir. आगे बात समझ में। Yes sir. अमन बोलो। तो इसके अंदर आपने बी वाला बताया ना, ये समझ नहीं आया। बी वाला पार्ट देख, ध्यान देना बेटा। अच्छा ये तो बात समझ गया ना कि स्क्रीन के सेंटर पे ये पार्ट डिफरेंस है बेटा, यस सर। और इसकी वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रोमीटर। यस सर। तो डेल्टा एक्स सेंटर पे आया बेटा 1 माइक्रोमीटर, है ना। यस सर। और हमें पता करना है बेटा ब्राइट फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंजेस का मतलब मैक्सिमा, यस सर। बोलो। और मैक्सिमा का मतलब Yes, sir. डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा, यस सर। है ना बेटा। तो यहां से मैंने एन निकाला, एन मेरा आया 1.66, ये 2 से कम है ना, ये 2 से कम है ना, बोलो। इसका मतलब ये स्क्रीन का सेंटर है ना, यहाँ पे 1.66 है, इसका मतलब 1 इसके नीचे है, बोलो। यस सर। है ना। यस सर। तो एक 1 आया और फिर ये क्या है, 0 आया। तो सेंट्रल मैक्सिमा 0 ऑर्डर और ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर, है ना। तो इन दोनों के बीच में कितने मैक्सिमा आए, 2 ही ना आए। यस सर, आगे। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। इरेज कर रहा हूं बच्चा। अब देख बेटा लॉर्ड्स मिरर एक्सपेरिमेंट, लॉर्ड्स मिरर एक्सपेरिमेंट को, हालांकि चीज तो अलग है बेटा, लेकिन तुम इसको YDAC के जैसा ही समझो, यंग्स डबल स्लिट के जैसा ही समझो, ठीक है। कैसे देखते हैं, देखो बच्चा, इसमें क्या किया गया, इसमें किया गया बेटा कि लाइट का एक सोर्स लिया गया, लाइट का एक सोर्स लिया गया, है ना बेटा। हमने कहा था ना कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए जो 2 स्लिट चाहिए होते हैं बेटा, जो 2 सोर्स चाहिए होते हैं, ये अलग अलग नहीं हो सकते, याद है ना। कहा था ना लाइट के 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेस कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते।
इसका क्या तरीका था कि एक ही सोर्स से दो सोर्स बनाओ। तो बेटा एक सोर्स से दो सोर्स बनाने के दो तरीके थे। एक क्या था बेटा, बोलो, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, और दूसरा था बेटा डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, है ना। तो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट में हम लोग एक सोर्स का दो सोर्स बनाए थे बेटा, बोलो, ताकि दोनों कोहेरेंट हो, है ना। तो लॉयड्स ने एक कही बात कि हमें दो सोर्स बनाने का एक और तरीका हो सकता है। कैसे, देखो, उसने कहा क्या कि मैं एक ही सोर्स लूंगा, मैं सिर्फ एक ही सोर्स लूंगा एस, है ना, और क्या करूंगा कि इसके बेस लाइन पे, है ना बेटा, इसके बेस लाइन पे इमेजिन करो कि लगा दिया एक मिरर। ये कैसे लगा दिया बेटा, प्लेन मिरर। ये लगा दिया नीचे हमारा प्लेन मिरर, ठीक है। और ये हमारा हो गया बेटा स्क्रीन, ये हो गया हमारा स्क्रीन। तो सोचो, अगर इस स्क्रीन के किसी भी पॉइंट की हम बात करें, स्क्रीन के हम किसी भी पॉइंट की बात करें, है ना बेटा, ठीक है, तो स्क्रीन के किसी एक पॉइंट पे रेज दो तरीके से पहुंच सकती है, बोलो, है ना। एक डायरेक्ट, बोलो बेटा, ऐसे पहुंच सकती है बेटा, बोलो, रेज, है ना। और एक क्या हो सकती है बताओ, और एक कैसी हो सकती है बेटा, रिफ्लेक्शन के सहारे, बोलो बेटा। और एक हमारा रिफ्लेक्शन के बाद जा सकती है रे, बोलो, है ना। एक तो बेटा डायरेक्ट पहुंच सकती है और एक रिफ्लेक्शन के बाद, है ना। अब डायग्राम को देख के बताओ, क्या दोनों पाथ की लंबाई सेम है बेटा, क्या दोनों पाथ की लंबाई सेम है? नहीं है ना बेटा। जब दोनों पाथ की लंबाई सेम नहीं है तो इन दोनों रेज में पाथ डिफरेंस है कि नहीं, है ना बेटा, है ना। बात समझ गए। तो देखो यहां दो वेव की तरह काम किया कि नहीं किया, काम किया ना, एक ही सोर्स से, है ना बेटा। लेकिन हम इसको पढ़ेंगे वाईडीएसी की तरह। कैसे, देखो, हम कहेंगे देखो बच्चा, अगर ये मिरर के मुकाबले में मान लिया मैंने कि हाइट h है ना, तो तुम कहोगे इस मिरर में इस सोर्स का एक और इमेज बन जाएगा, बोलो, यहां बन जाएगा बेटा इमेज, बताओ, यहां बना दिया इमेज, बोलो, ये क्या है, सोर्स का इमेज, ये है एस और ये एस आई, और ये भी हमारा कितनी हाइट पे होगा बेटा, एच। तो अब तुम देख के बताओ, अब बताओ ये यंग्स डबल स्लिट के जैसा हुआ कि नहीं हुआ, एक ओरिजिनल सोर्स और दूसरा सोर्स का इमेज। अब तुम्हें लग रहा होगा कि जैसे रे यहां से जा रही है वैसे रे यहां जा रही है। साफ दिख रहा होगा तुमको बेटा कि जितनी लंबाई इसकी है बेटा उतनी ही लंबाई इसकी है, बोलो, है ना। तो यहां से इस पाथ की लंबाई अगर मैं कहूं या इस पाथ की लंबाई कहूं, बात तो एक ही है। बात समझ गया ना, ठीक है। तो देख बेटा, अगर मैं यूं कहूं कि जिस पॉइंट की तुम बात कर रहे हो, जिस पॉइंट की तुम बात कर रहे हो वो बीच वाले पॉइंट से थीटा एंगल पे है ना। तो फिर तुम क्या कहोगे कि ये डिस्टेंस जो d है वो d हमारा हो गया 2h, बोलो, d हमारा हो गया 2h। और बाकी जैसा काम करते थे, है ना बेटा, बाकी जैसे काम करते थे बिल्कुल वैसे ही कहेंगे। कहेंगे कितना पार्ट डिफरेंस है, d साइन थीटा, है ना। d कितना है, 2h, बोलो, क्लियर है बेटा, है ना। लेकिन एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि ये वाला रे तो स्ट्रेट चला गया, है ना बेटा, लेकिन एक जो रे है बेटा वो रिफ्लेक्शन के बाद गया, है ना। दूसरा जो रे है वो रिफ्लेक्ट किया है बेटा। और तुम तो पढ़े हो ना स्ट्रिंग वेव साउंड वेव में, याद करो कि रिफ्लेक्शन से फेज चेंज करता है, बोलो बेटा, है ना। रिफ्लेक्शन से फेज चेंज करता है ना बेटा, ठीक है। तो कितना करता है, वही स्ट्रिंग वेव वाला कॉन्सेप्ट, है ना बेटा। क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन थ्रू mirror causes a phase gain of pi,
समझे बेटा, फेज गेन करता है पाई, है ना बेटा, ठीक है, दैट इज इक्विवेलेंट टू पाथ गेन लैम्डा बाई 2, समझा बेटा, ये पाथ गेन लैम्डा बाई 2 है ना बेटा, बात समझे ना, 2 पाई होता है लैम्डा के बराबर, तो पाई कितना हो जाएगा, बोलो, हो जाएगा लैम्डा बाई 2, है ना। अब सोचो, ये वाला पाथ जितना लंबा तुम्हें दिख रहा है उतना ही है वो, है ना बेटा, लेकिन ये वाला पाथ जितना लंबा तुम्हें दिख रहा है उससे लैम्डा बाई 2 ज्यादा है बेटा, ये वाला पाथ जो है ना वो तो जितना लंबा दिख रहा है ना उससे लैम्डा बाई 2 ज्यादा है ना। तो अगर इस P वाले पॉइंट की हम बात करें, है ना बेटा, तो क्या कहोगे, डेल्टा एक्स एट P इज इक्वल टू, कहोगे d साइन थीटा प्लस लैम्डा बाई 2, बोलो बेटा, जो d साइन थीटा होता है वो तो होता ही है ना, लैम्डा बाई 2 एक्स्ट्रा मिल गया उसको, तो पाथ का डिफरेंस कितना हो गया बेटा, d साइन थीटा प्लस लैम्डा बाई 2, है ना। तो बताओ कोई मुझे, इस पाथ का कम से कम वैल्यू कितनी हो सकती है, बोलो 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 बोलो, लैम्डा बाई 2, क्या 0 हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है ना बेटा, बोलो, नहीं ना, जब 0 नहीं हो सकता इसका मतलब इस बार इस पैटर्न में सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा ही नहीं, है ना बेटा, तो क्या लिखेंगे हम लोग, सेंट्रल मैक्सिमा इज नॉट पॉसिबल, है ना बेटा, सेंट्रल मैक्सिमा इसमें बनेगा ही नहीं, है ना। अब मुझे बताओ, क्या इस लाइन के नीचे लाइट पहुंच सकती है बेटा, नीचे लाइट आ सकती है क्या, नहीं ना बच्चा, इसका मतलब पैटर्न सिर्फ एक ही तरफ बनेगा, पहले क्या था कि ऊपर भी नीचे भी दोनों बनता था ना बेटा, अब क्या कहोगे, एक ही तरफ बनेगा, है ना बेटा, तो क्या कहोगे, फ्रिंजेस appear on only one side, एक ही तरफ में आएगा, दोनों तरफ में नहीं आएगा बच्चा, लिख लो, नोट कर ले बच्चा, सोनाली बोलो बेटा, सर वो फेज गेन पाई कैसे हुआ? बेटा जब भी लाइट वेव का या स्ट्रिंग वेव का रिफ्लेक्शन होता है ना बेटा, है ना, स्ट्रिंग वेव लाइट वेव दोनों कैसे वेव है, ट्रांसवर्स वेव है ना बेटा, जब भी ट्रांसवर्स वेव का किसी रिजिड बाउंड्री के साथ रिफ्लेक्शन होता है तो फेज चेंज पाई का आता है, ऊपर वाला पल्स नीचे हो जाता है बेटा। ओके सर। अभिषेक, सर आज का लेक्चर अपलोड कर दीजिएगा प्लीज। हाँ कर दूंगा बच्चा। नोट कर ले बच्चा। ट्विंकल पूछ रही है कि सेंट्रल मैक्सिमा क्यों नहीं होगा, बेटा सेंट्रल मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस 0 होना चाहिए, है ना, और 0 पार्ट डिफरेंस इस बार संभव ही नहीं है। संकल्प बोल रहा है कल का एमसीटी अच्छा था, गुड, कल का एमसीटी अच्छा हुआ है इसका मतलब रिवीजन ठीक से किया है, एमसीटी अच्छा हुआ मतलब रिवीजन ठीक से किया है। नहीं बच्चों मेंस लेवल का ही था, मेंस के ही लेवल का था वो। लास्ट पॉइंट फिर बता दूं, लास्ट पॉइंट ये कहा था मैंने बेटा कि ये मिरर है ना, रिफ्लेक्शन के बाद रे हमेशा मिरर से ऊपर जाएगी, नीचे तो आएगा नहीं, इसके मतलब स्क्रीन के एक ही तरफ बनेगा बेटा पैटर्न, सेकेंड साइड नहीं बनेगा। 200 मार्क्स ठीक मार्क्स है बेटा, 200 मार्क्स ठीक मार्क्स हैं। पार्ट डिफरेंस पाई 2 कैसे हुआ, अरे बेटा पाई 2 थोड़ी है, पाई फेज चेंज, रिफ्लेक्शन से फेज चेंज पाई,
और 2 पाई इक्विवेलेंट होता है बेटा लैम्डा का, है ना। तो पाई लैम्डा बाई 2 के इक्विवेलेंट है। न्यूक्लियर में दिक्कत आ रही है तो कर लेंगे बेटा डिस्कस, कोई दिक्कत नहीं। न्यूक्लियर में कैलकुलेशन ही ज्यादा होता है टेंशन, वैसे चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है बेटा, चैप्टर सिंपल ही है। बेटा फिर तो कम मार्क्स है बेटा, इंप्रूव करो, रिवीजन नहीं किए तुम अच्छे से बेटा। 200 मार्क्स अगर है तभी ठीक है बेटा, 200 से के अप्रोक्स जा रहे हैं मार्क्स देन ओके, 200 से ऊपर है तो अच्छा है, 200 से कम है बेटा तो यू नीड मच इंप्रूवमेंट। बहुत इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है बेटा। चलो आगे बढ़े, देखो बच्चा देखो बेटा, शेप ऑफ फ्रिंजेस, शेप ऑफ फ्रिंजेस, फ्रिंजेस का शेप कैसा होता है, आकार कैसा होता है ना बेटा। ठीक है, यूं समझो कि ये अगर हमारा स्क्रीन है, ये हमारा बेटा स्क्रीन है ना, ठीक है। और इसके ठीक सामने एक मेरे हाथ को समझ लो कार्डबोर्ड, हाथ को समझ लो बच्चा कार्डबोर्ड, और ऐसे समझो बेटा 2 स्लिट्स, यूं इस कार्डबोर्ड में ऐसे ऐसे 2 स्लिट मैंने काट दिए, 2 स्लिट मान ले बच्चा ये कटा हुआ है, ठीक है। और इसके पीछे लाइट का सोर्स यहां रखा है सिमेट्रिकली, है ना बेटा। तो देखो लाइट यहां से जाएगी बेटा, है ना, और इसके बाद इस पे जाएगी, है ना बेटा, ठीक है। तो देखो बेटा अगर मैं यहां से बोलूं कि इस वाले स्लिट को देखो ध्यान से, है ना, इसका जो सेंटर लाइन है, मान लिया वो सेंटर का लाइन यहां आके मिल रहा है सी पे, इसका सेंटर लाइन मान लिया मैंने कि उस सी पे आके मिल रहा है ना बेटा। तो अभी बताओ वहां कितना पार्ट डिफरेंस है, बोलो वहां कितना पार्ट डिफरेंस है, 0 ना बच्चा, है ना। अब देखो अगर ये सी पॉइंट ये है ना, तो एक्चुअली सी कोई पॉइंट नहीं है, एक्चुअली सी एक लाइन है ऐसा। सोचो देखो ध्यान से, इस सी पे, इस सी से पास करने वाला जो कोई भी एक पॉइंट है बेटा, उस वाले पॉइंट पे इन दोनों से पार्ट डिफरेंस 0 होगा ना, बोलो होगा ना बच्चा, बोलो। तो क्या बोलेंगे, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन, है ना बेटा। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो देखो पहला केस, पहले केस में कहोगे इफ screen is placed parallel to slit कार्डबोर्ड, है ना बेटा, स्लिट का जो कार्डबोर्ड है उससे पैरेलल, मेरे हाथ में था क्या बेटा कार्डबोर्ड, और ये बोर्ड क्या था, स्क्रीन, है ना। तो कैसे बनेगा देखो, देख बच्चा मैंने कहा मान लो ये स्क्रीन का एक पोर्शन, ये स्क्रीन का एक पोर्शन है ना बेटा, ठीक है। रेड बनाऊंगा मैं ब्राइट, रेड से बनाऊंगा मैं ब्राइट, रेड से बनाऊंगा बेटा ब्राइट, और ब्लैक से बनाऊंगा मैं डार्क फ्रिंज, ठीक है। तो कैसा बनता है शेप देखो, ये बना हमारा सेंट्रल मैक्सिमा B0, B0 सेंट्रल मैक्सिमा। अब देखो ऐसा बनता है बेटा B1, सॉरी
ऐसे बनेगा बेटा D1, ठीक है, ऐसे बनेगा D1, ऐसे बनेगा B1, ऐसे बनेगा B1, U बनेगा D2, D2 है ना बेटा, B2, थोड़ा डीप जाएगा बेटा ये, ऐसे बनेगा B2, ठीक है। शेप कैसा, सेंटर वाला स्ट्रेट लाइन और ये सब हाइपरबोलिक, ऊपर नीचे वाला कैसा, हाइपरबोलिक, है ना बेटा, हाइपरबोलिक पैटर्न। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलेगा हाइपरबोलिक पैटर्न, ठीक है बच्चा, है ना। दूसरा केस, इफ screen is placed perpendicular to slits, ठीक है बेटा, ये क्या था, पैरेलल, और स्लिट्स के ये परपेंडिकुलर, है ना बच्चा। स्लिट्स के परपेंडिकुलर मतलब कैसा हुआ, देखो, मतलब यूं समझो कि हमारा बेटा, देखो यूं समझो कि ये हमारा बेटा S1 S2 दो स्लिट हो गए, S1 S2 दो स्लिट हो गए बेटा, और ये हमारा है स्क्रीन, है ना। सरिता लिख रही है क्या, वीडियो बहुत ब्लर्ड है, बोलो बोलो बाकी बच्चे, वीडियो ब्लर्ड है क्या बच्चा, नहीं ना, जिसका क्लियर नहीं है बच्चा वो चेक कर लो, नेटवर्क कनेक्शन पूरा तुम्हारा है बेटा। फिर देखो बेटा, तो ऐसे हमारा दो स्लिट्स हो गए और ये हो गया बेटा हमारा स्क्रीन, है ना। तो स्लिट अगर ऐसा रखा है और स्क्रीन ऐसा रखा है, तो बोलो बेटा इस वाले पॉइंट पे कितना पार्ट डिफरेंस, अगर इन दोनों स्लिट के बीच की दूरी d है, तो बोलो बेटा यहाँ कितना पार्ट डिफरेंस, बोलो बोलो d, बिल्कुल सही बात, ये पार्ट डिफरेंस कितना बच्चा, स्मॉल d, है ना। और बोलो इस वाले पॉइंट पे क्या होगा, पार्ट डिफरेंस d से कम होगा या ज्यादा होगा, बोलो बेटा, उस वाले पॉइंट का पार्ट डिफरेंस d से ज्यादा या कम, बोलो बोलो बेटा d से कम होगा, समझा। यहां पार्ट डिफरेंस है d बेटा, है ना। अब सोचो अगर तुम यहां से चले जाओ बेटा इंफिनिटी पे, अगर यहां चले जाओ बेटा इंफिनिटी मतलब बहुत दूर, तो बोलोगे ना बहुत दूर का मतलब यहां से लाइन पैरेलल, यहां से लाइन अगर जाएगी बेटा पैरेलल में, है ना, तो पार्ट डिफरेंस 0 हो जाएगा, है ना। तो यहां से आगे बढ़ोगे ना बेटा, तो पार्ट डिफरेंस क्या होगा, घटता जाएगा, समझा, है ना बेटा, ठीक है। तो यहां जो बनते हैं, ये बनता है बेटा सर्कुलर पैटर्न, इसको बोलते हैं सर्कुलर पैटर्न। कैसा, ये स्किन एक प्लेन है बेटा, है ना, यहां कैसा बनेगा, देखो यहां बनेगा ऐसा, ऐसा बनता है बेटा पैटर्न, ठीक है, इसे बनता है सर्कुलर पैटर्न। समझा, विजुअलाइज नहीं हो रहा सुजल को, कोई बात नहीं, देखो बताता हूं फिर से, थोड़ी देर के लिए बेटा, थोड़ी देर के लिए यूं सोचो, थोड़ी देर के लिए सोचो बेटा कि अगर मैं बोलूं ये S1 S2 दो स्लिट को तुम समझ लो कि दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये स्लिट्स हैं, दो स्लिट्स, एक नीचे और एक ऊपर, है ना बेटा। अब सोचो बेटा, मैं यूं कहूं कि ये मान लो एक रिंग, ये मान लो बच्चा एक रिंग, अब सोचो इस रिंग के सेंटर से पास करते हुए
अगर मैं ऐसे रखूंगा दोनों स्लिट को, है ना, तो गौर करो इस स्लिट से, दोनों स्लिट से जो रिंग का कोई भी पॉइंट है बेटा, हर पॉइंट पे इंडिविजुअली स्लिट के साथ डिस्टेंस है ना कांस्टेंट, बोलो है ना बच्चा। नीचे वाला स्लिट से रिंग के हर पॉइंट की दूरी कांस्टेंट है ना, इस वाले पॉइंट से भी रिंग के हर पॉइंट के बीच की दूरी कांस्टेंट है ना बेटा। तो L1 भी कांस्टेंट, L2 भी कांस्टेंट, तो इस रिंग के बाउंड्री पे हर जगह पार्ट डिफरेंस है ना बेटा कांस्टेंट, बोलो। रिंग के हर पॉइंट का पार्ट डिफरेंस है ना कांस्टेंट। तो अगर बच्चा पार्ट डिफरेंस कांस्टेंट है ना, तो मान लो अगर ये पार्ट डिफरेंस लैम्डा हो तो क्या है, फर्स्ट मैक्सिमा। अगर ये पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा है तो यह है सेकंड मैक्सिमा। अगर ये पार्ट डिफरेंस 3 है तो यह है थर्ड मिनिमा, बोलो बेटा, थर्ड मैक्सिमा, बोलो। बात समझ गया ना। अगर डेल्टा एक्स इक्वल टू 5 लैम्डा है तो ये फिफ्थ ऑर्डर मैक्सिमा है, बोलो। ठीक है बच्चा। बात समझ में आया ना। सेंटर से सेंटर पे डार्क कैसे आया, देख बेटा, सेंटर पे डार्क भी हो सकता है, ब्राइट भी हो सकता है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि दूरी कितनी है। हम यहाँ कुछ श्योर नहीं बोल सकते, हम यहाँ श्योर नहीं बोल सकते कुछ भी, है ना। सेंटर पे हो सकता है कि ब्राइट ही हो। अगर ये डी एन लैम्डा है तो ब्राइट होगा, है ना। और अगर एन लैम्डा नहीं है, एन प्लस हाफ लैम्डा है तो मिनिमा होगा, है ना बेटा। शेप ऐसा बनेगा, है ना। इस वाले में क्या था, ये सेंट्रल मैक्सिमा, ऊपर नीचे फर्स्ट, यहां से नहीं है, यहां से मत समझना कि ये सेंट्रल मैक्सिमा है, नहीं बेटा, सेंट्रल मैक्सिमा तो आएगा ही नहीं, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा पे पार्ट डिफरेंस 0 होता है। 0 पार्ट डिफरेंस कहीं संभव है, देखो तुम, 0 पार्ट डिफरेंस संभव है, नहीं है बेटा। सेंटर पे सबसे ज्यादा ऑर्डर का मैक्सिमा होगा, बाहर जाओगे तो ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा घटता जाएगा, ठीक है, समझा बच्चा। कुशल बोलो बेटा। सर हमने जो लॉयड्स मिरर का एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें इंटेंसिटी पर इफेक्ट पड़ता होगा ना। फिर से बोलो। लॉयड्स मिरर एक्सपेरिमेंट में जो हाँ इंटेंसिटी ऑफ लाइट है हाँ हाँ हाँ। पड़ता होगा रिफ्लेक्शन के बाद। सर तो इसे अगर क्वेश्चन कैसे फर्क पड़ता करेंगे ही होगा, इसका? बिल्कुल फर्क पड़ता होगा बेटा, बिल्कुल। जैसे कि वाईडीएससी में क्या होता है कि डार्क पूरी तरह से डार्क हो जाता है ना बेटा, Okay. है ना। लेकिन वैसा फिर हमारा लॉयड्स मिरर में नहीं होगा, क्योंकि मिरर परफेक्ट रिफ्लेक्शन का भी नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी ऑब्जर्व कर लेगा। सही बोल रहे हो तुम। नीतीश बोलो बेटा। बोलो। आवाज गड़बड़ तुम्हारा बेटा, आवाज गड़बड़ है। अमन। सर इसके अंदर आपने जो फर्स्ट वाला केस बताया ना, वो एक हाँ बार बेटा। वापस बता दीजिए सर। इसके अंदर ये क्या क्यों बना? क्या क्यों बना, कब क्यों बना? अच्छा बोलो बेटा, यस यहाँ ये सर। बात समझ में आई थी कि फर्स्ट मैक्सिमा सेकंड मैक्सिमा कैसे बन रहा है। इसमें वो रिंग लिया था ना मैंने, वो डिपेंड किया था पाथ, यस सर। उस पे कितना हमारा पार्ट डिफरेंस है ना, ठीक है। तो यस बताओ सर। कोनिक सेक्शन में तुम पढ़ते हो ना, S1 S2 को अगर दो फोकस मान लो, S1 S2 को अगर दो फोकस मान लो, तो S1P प्लस S2P इक्वल टू कांस्टेंट क्या बनेगा, बोलो। याद है, एलिप्स, है ना बेटा, है यस ना। सर। वैसे S1P माइनस S2P इक्वल टू कांस्टेंट, हाइपरबोला, यस सर। है ना। तो अगर ये फर्स्ट यस सर। मैक्सिमा है बेटा, अगर ये फर्स्ट मैक्सिमा है तो इसके हर पॉइंट पे कितना पार्ट डिफरेंस है, लैम्डा, है ना। तो S1P माइनस S2P इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू कांस्टेंट, तो हाइपरबोलिक। वैसे S1P माइनस S2P इक्वल टू अगर हो 2 लैम्डा तो ये वाला आ जाएगा शेप हाइपरबोला, ठीक है। यस सर। थैंक यू सर।
वेलकम बेटा। अब चलो डिस्कस करते हैं बच्चा, डिस्कशन किया जाए बेटा। हम लोग न्यूक्लियर करते हैं, पहले डिस्कस। चलो न्यूक्लियर में कहां से करना है? एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 से स्टार्ट करना है। ओके बच्चा। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 निमिष को पूछना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 2, 4, 7। 2 पार्ट 2 करेंगे बेटा, पहले पार्ट 3 कर लेते हैं। पार्ट 4 आ गया। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2, 2, 4, 6, 7 कहता बेटा हैवी स्टेबल न्यूक्लियस टेंड टू हैव लार्जर n by z रेशियो, है ना बेटा। कहता है हैवी स्टेबल न्यूक्लियस, हैवी स्टेबल न्यूक्लियस जो हमारा होगा बेटा, उसका n by z रेशियो, इसका n by z रेशियो हमारा बड़ा होता है बेटा, है ना। ठीक है, उसका n by z रेशियो बड़ा होता है बिकॉज द न्यूट्रॉन इज हैवियर देन प्रोटॉन। ये स्टेटमेंट तो सही है बेटा, ये स्टेटमेंट तो सही है ना। कहता है बी न्यूट्रॉन इज एन अनस्टेबल पार्टिकल, ये बात गलत है बेटा। न्यूट्रॉन हमारा अनस्टेबल ऐसा नहीं बोल सकते, न्यूक्लियर न्यूट्रॉन डिके कर सकता है ना। न्यूट्रॉन डज नॉट एक्सर्ट, ये बेस्ट ऑप्शन बोलो, बेस्ट ऑप्शन है बेटा ये। क्योंकि सोचो अगर न्यूक्लियस से बेटा 2 प्रोटॉन हो, है ना बेटा, और 2 न्यूट्रॉन हो, है ना बेटा, और कहूं अगर न्यूक्लियस में हमारा 1 प्रोटॉन है बेटा, है ना, और 3 न्यूट्रॉन है, तो क्या कहोगे, इसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा बेटा, और इसमें देखो 2 प्रोटॉन होने की वजह से रिपल्सन ज्यादा होगा, तो इसके टूटने की संभावना ज्यादा है, इसके टूटने की संभावना कम है। तो हमारा इसलिए आंसर सी सही है बिल्कुल। ठीक है, हाँ बेटा ए स्टेटमेंट सही है, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा बेटा। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, अरे स्क्रीन से नहीं दिखा तुमको। बाकी बच्चों स्क्रीन दिख रहा सबको ना, जब स्क्रीन शेयर किया दिख ही रहा होगा सबको। हाँ क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा। अच्छा किसी ने 4 पूछा था, 4 देखो। 4 कहता है बेटा नाइट्रोजन न्यूक्लियस 7, 14 absorbs a neutron and can transform into lithium nucleus 3, 7 under suitable condition after emitting। देख बच्चा इसमें कहता है नाइट्रोजन 7, 14 ये टूट के बन गया, ये टूट के बन गया बेटा, न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब किया, न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करके ये बच गया हमारा क्या, लिथियम का बन गया बेटा न्यूक्लियस, है ना। तो लिथियम का अगर बन गया न्यूक्लियस तो 3 और 7 हो गया,
अब देख के बताओ बेटा, इस वाले स्टेटस में टोटल न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? एक यहाँ है बेटा और 7 यहाँ पे है, तो 8 हो गया। और प्रोटॉन हमारा कितना हो गया? 7, है ना। अब यहाँ देखो, इसमें हमारा प्रोटॉन की संख्या है बेटा 3 और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है बेटा? न्यूट्रॉन की संख्या है 4। इसका मतलब मिसिंग कितने हैं? इसमें मिसिंग क्या है? छूट क्या गया? छूट गया कितना? प्रोटॉन छूट गया बेटा 4 और न्यूट्रॉन छूट गया कितना? 4। बोलो, 4 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन, ये कंपेंसेट करना है। देखो ऑप्शन में 4 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन सही है। 5 प्रोटॉन 1 नेगेटिव बीटा पार्टिकल, 5 प्रोटॉन और 1 नेगेटिव बीटा पार्टिकल कैसे हो गया? देखो बेटा, 5 प्रोटॉन और 1 नेगेटिव बीटा पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, है ना बेटा, ठीक है। तो देखो बेटा 5 प्रोटॉन और 1 ये हो गया, तो इसमें कितना हुआ? इसमें हुआ बेटा 4 प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों मिलकर क्या बना बेटा? न्यूट्रॉन। तो कितने हुए? 4 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन, तो गलत हो गया ये। सी देखो 2 अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर 2, तो सही है ना ये। गामा पार्टिकल में तो कोई मास होता नहीं है, वो तो फोटोन होता है ना बेटा। 8 एक अल्फा पार्टिकल 4 प्रोटॉन और 2 नेगेटिव बीटा पार्टिकल, ठीक है। देखो तो एक अल्फा पार्टिकल, डी ऑप्शन चेक कर रहा हूं मैं, डी में देखना, कहता है बेटा एक अल्फा पार्टिकल मतलब क्या हो गया? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, है ना बेटा। अब कहता है 4 प्रोटॉन प्लस 4 प्रोटॉन और 2 नेगेटिव बीटा पार्टिकल, ठीक है बेटा। अब सोच, इस 4 प्रोटॉन को तोड़ दो, 2 प्रोटॉन और फिर 2 प्रोटॉन, ठीक है बेटा। 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन से बन गया बेटा 2 न्यूट्रॉन, ठीक है। तो अब देख के बताओ, अब हो गया ना 2 प्रोटॉन प्लस 2 प्रोटॉन 4 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन 4 न्यूट्रॉन, सही है ना। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 7, 6 भी चाहिए। देखो 6 में बेटा कहता लेट mp be the mass of proton, mn be the mass of neutron, m1 is the mass of neon and m2 mass of calcium। देख तो बच्चा, जो हमारा स्टेबल न्यूक्लियस का बेटा ग्राफ होता है वो कैसा होता है? याद करो, बोलो बेटा, ऐसा बना था ना। और ये कहां पे आया था? बोलो, ये आया था 56 में, है ना। तो अब सोचो, ये हमारा नियन को मान लिया मैंने 1 और इसको मैंने मान लिया 2, तो देखो बच्चा 2 हमारा यहाँ पे आएगा, बोलो, है ना, और 1 हमारा यहाँ पे आएगा। तो खुद तुम देख के बताओ 1 और 2 में ज्यादा स्टेबल कौन है? 1 और 2 में ज्यादा स्टेबल कौन है? 2 है ना बेटा, 2 वाला ज्यादा स्टेबल है ना। अगर 2 ज्यादा स्टेबल है बेटा, इसका मतलब मास डिफेक्ट ज्यादा है ना। और अगर मास डिफेक्ट ज्यादा है बेटा, इसका मतलब M2 जो है वो छोटा होना चाहिए 2M1 से। बोलो बेटा, बात समझे ना। मास डिफेक्ट ज्यादा है ना, अगर मास डिफेक्ट बराबर होता तो होता 2M1, लेकिन मास डिफेक्ट ज्यादा है बेटा, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब डबल से उसका मास कम होना चाहिए। इसका मतलब सी हमारा ऑप्शन सही हो गया, है ना। और ये तो हमेशा होता है बेटा, वो तो हर किसी में होता है मास डिफेक्ट। अब आ जाओ 7 में। 7 कहता है बेटा न्यूक्लियाई ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट ए is being produced at a constant rate alpha. The element has a decay constant lambda. At time t equal to 0, there are n naught number of element, n naught nuclei of element, है ना बेटा। तो क्या होगा? देखो तो देखो बच्चा, कहता है कि ए जो हमारा है as being produced at a constant alpha, है ना बेटा। ए जो है ये फॉर्म हो रहा है, कैसे फॉर्म हो रहा है? अल्फा
के रेट से, है ना। और ये टूट के बन रहा होगा बेटा बी। बी मान लो हमारा स्टेबल है बेटा, है ना। तो ए से बन रहा है बेटा बी में, है ना। तो कहता है टी बराबर 0 पर, ये था नंबर ऑफ न्यूक्लियर एन नॉट, और चलो ये मान लेते हैं 0, है ना। तो टी सेकेंड के बाद ये हो गया एन ए और ये हो गया हमारा एन बी, है ना बेटा। अब देखो एन ए बनने का रेट है बेटा अल्फा, और ये टूटने का रेट क्या होगा लैम्डा एन ए, बोलो ठीक है ना बेटा, है ना। तो क्या लिख दोगे डी एन ए अपॉन डी टी, ये कितना है बेटा, ये हमारा अल्फा माइनस ऑफ लैम्डा एन ए, बोलो बेटा अल्फा से बन रहा है और लैम्डा से टूट रहा है ना। तो अब देखो डी एन अपॉन डी टी क्या हो जाएगा डी एन ए, देखो तो यहां से देख बेटा डी एन ए बाई अल्फा माइनस एन ए लैम्डा एन ए का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू डी टी का इंटीग्रेशन 0 से टी और ये एन नॉट से एन ए, बोलो बेटा तुम इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हारा ये वैल्यू आ जाना चाहिए, इंटीग्रेट करने पे वैल्यू आ जाएगा बेटा, है ना। अब अल्फा इक्वल टू इतना, तो पुट कर लो बेटा, सीओडी के लिए अल्फा की वैल्यू पुट कर लेना, पुट करके चेक कर लेना। कुछ को डाउट है 7 का डी में, देखते हैं। कहता है अल्फा इक्वल टू 2 एन नॉट लैम्डा, द नंबर ऑफ न्यूक्लियर ऑफ ए आफ्टर 1 हाफ लाइफ ऑफ ए विल बी एन नॉट बाई 2। क्या दिक्कत है बेटा, सिंपल तो है, वैल्यू पुट करो। चोटी में चेक कर दे रहा हूं, देखो बेटा कहता है अल्फा इक्वल टू पुट करना है 2 एन नॉट लैम्डा, तो देखो नंबर ऑफ न्यूक्लियर ऑफ ए कितना हो जाएगा, पुट करो उसमें। तो क्या बेटा 1 बाई लैम्डा ऑफ अल्फा माइनस अल्फा हमारा कितना, अल्फा हमारा कितना, तो 2 एन नॉट लैम्डा, 2 एन नॉट लैम्डा माइनस ये बेटा अल्फा माइनस लैम्डा एन नॉट, ये भी हो गया हमारा लैम्डा एन नॉट, बोलो ये हो गया लैम्डा एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। अब कहता है टी इक्वल टू कितना पुट करो, क्या कहता है बेटा हाफ लाइफ, हाफ लाइफ मतलब ln 2 बाई लैम्डा, है ना, ये पुट करो तो कितना हो जाएगा Na इक्वल टू ये हो जाएगा 1 बाई लैम्डा इंटू 2 लैम्डा एन नॉट माइनस ऑफ लैम्डा एन नॉट, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हाफ, तो 3/2 ना हो गया बेटा, देखो ये 3/2 ना आ जाएगा तो गलत हो गया डी, समझे। असद को डाउट है सेकंड का डी, सेकंड का डी में डाउट है इसको। सेकंड देखो बेटा कहता है कूलम फोर्सेस हैव लॉन्गर रेंज कंपेयर टू न्यूक्लियर फोर्सेस, सही बात है बेटा, न्यूक्लियर फोर्स कहाँ काम करता है विद इन न्यूक्लियस, है ना बच्चा, जबकि कूलम फोर्स क्या काम करता है कहीं भी काम करता है बेटा, है ना। तो रेंज न्यूक्लियर फोर्स का बहुत छोटा है। 3 नंबर हमारा है यूरेनियम 238 सैंपल ऑफ मास 1 ग्राम इमिट अल्फा पार्टिकल एट द रेट ऑफ, ये दिया है बच्चा। तो देखो कहता है यूरेनियम सैंपल का मास 1 ग्राम है ना बेटा, तो एन कितना हो गया, तो कहेंगे मास अगर 1 ग्राम है इसको 238 से डिवाइड कर लेंगे तो नंबर ऑफ मोल हो गया, नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई करो इससे तो ये क्या हो गया नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, है ना बेटा। और dn अपॉन dt ये क्वेश्चन में दिया है तुमको 1.24 इंटू 10 टू द पावर 4, है ना बेटा। तो क्या कह देगा dn अपॉन dt बराबर लैम्डा इंटू एन, लैम्डा निकल गया, लैम्डा निकल गया तो सब निकाल लेगा तुम अब, है ना बेटा। 5 नंबर कहता डिके कांस्टेंट ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 0.173 ये इनवर्स, देख बच्चा लैम्डा हमको दे दिया 0.173 ईयर इनवर्स, है ना। तो कहता है नियरली 63% ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस विल डिके इन इतना, तो देखते बेटा 1 बाई लैम्डा क्या होता है, ये होता है ना बेटा एवरेज लाइफ, बोलो। और एवरेज लाइफ के बारे में क्या बताया था मैंने कि इसको टाइम कांस्टेंट के इक्विवेलेंट समझना, है ना बेटा, टाइम कांस्टेंट के इक्विवेलेंट
इन डीके सर्किट ऑफ कैपेसिटर, है ना बच्चा। तो डीके सर्किट ऑफ कैपेसिटर में क्या बताया तुमको था मैंने, एक टाइम कांस्टेंट के बाद 63% टूट जाएगा और 37% बच जाएगा। याद आया? बोलो बच्चा, 37% बचेगा, 63% टूट जाएगा। तो सही है ना हमारा ये, ठीक है। बी कहता है हाफ लाइफ इतना होगा, हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है ln2/λ, तो ये गलत है बेटा। सी कहता है 1/4 ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल विल बी लेफ्ट आफ्टर नियरली 8 years। नहीं बेटा, 1/4 हमारा बोलता ना 8 years। तो देखो बेटा, पहले तो हाफ लाइफ निकालो, हाफ लाइफ निकालोगे कितना लिखोगे, ln2/λ। ये हो जाएगा बच्चा 0.693 डिवाइड बाई 0.173, नियरली ये आएगा 4 year, है ना बेटा। तो देख बच्चा, ये अगर हो गया हमारा 4 साल, 4 साल में आधा हो जाएगा, तो 8 साल में बटेगा बेटा 1/4। समझ गया ना? ये तो गलत ही है डी। आगे चलो, नंबर 7 बता ही दिया तुमको, खत्म। ये पार्ट 4 में आ जाओ। पार्ट 4 में कोई दिक्कत? पर्व सोनी 2 नंबर 3 नंबर, कुछ को पूछना है 4 का डी, विस्पेस को फर्स्ट, कॉम्प्रिहेंशन 2, 6 डाउट है। कितने कॉम्प्रिहेंशन है इसमें? 2 ही कॉम्प्रिहेंशन है, तुमको दोनों पूछना है। देखो बच्चा, देखो देखो सवाल में कहता क्या है, कहता बेटा रेडियो न्यूक्लियाइड 56 मैग्नीज is being produced in a cyclotron at a constant P by bombarding मैग्नीज टारगेट विद न्यूट्रॉन्स। कहता है बेटा मैग्नीज 56 को, है ना बेटा, प्रोड्यूस किया जा रहा है बाय बॉम्बार्डिंग ए मैग्नीज टारगेट विद न्यूट्रॉन्स। 56 Mn has half life 2.5 hour and target contains large number of only the stable manganese isotope, है ना। The reaction that produces इतना is, दे दिया reaction, after being bombardment for a long time activity of इतना become constant इतना, है ना बेटा। तो देखो मैग्नीज जो हमारा है बेटा, है ना, ये फॉर्म हो रहा है कोई सर्टेन रेट से और ये टूट रहा है डीके से। बोलो बच्चा, है ना, ये हो रहा है बेटा फॉर्म और ये हो रहा है डीके, है ना बेटा। बोला क्या था हमारा ये कि बाद में इतना हो जाएगा बच्चा कांस्टेंट, ध्यान देना बच्चा। तो देख बेटा, ये टूटेगा लैम्डा एन के रेट से और ये बनेगा मान लो एक्टिविटी एक्स के रेट से, है ना। तो क्या बोलोगे, इसका dn अपॉन dt क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए ना x माइनस लैम्डा इंटू एन। बोलो, बात समझा ना बेटा। अब सोचो, अब तुम अगर ये कहते हो बेटा कि ये चीज हमारी n मैक्सिमम है, अगर इसका n मैक्सिमम हो गया, है ना, तो n मैक्सिमम हो गया बेटा, इसका मतलब dn अपॉन dt 0 हो गया। बोलो, ठीक है। अब देखो बेटा dn अपॉन dt 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x बराबर लैम्डा इंटू एन। बोलो, है ना, ठीक है। और उस समय की एक्टिविटी क्या दी हुई है क्वेश्चन में, ये दिया 13.86 10 पावर 10, तो इसकी जो एक्टिविटी होता है बेटा वही ना होता है लैम्डा एन, इसका मतलब 13.86 इंटू 10 पावर 10। बोलो बेटा, बात समझे ना, यही क्वेश्चन में दिया हुआ है क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया। अब तो पहला कहता है एट व्हाट रेट p, जिसको मैंने x माना है वो एक्चुअली p है, कितने से बन रहा है, तो निकालिए ना बेटा 13.86, यही तो हमारा आंसर है। सेकेंड देखो, आफ्टर द एक्टिविटी ऑफ मैग्नीज बिकम्स कांस्टेंट नंबर ऑफ मैग्नीज न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द टारगेट कितना होना चाहिए। तो देखो लैम्डा एन तुम्हारा निकल चुका है, लैम्डा एन निकल चुका है 13.86 10 पावर 10, तो लैम्डा निकल जाएगा, लैम्डा भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, लैम्डा कितना दिया हुआ है देखो, देखो बेटा हाफ लाइफ 2.5 आवर, हाफ लाइफ है 2.5 आवर, है ना, तो ln2/t हाफ पुट कर लो तो n निकल जाएगा बेटा, समझा। थर्ड देखो, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम bombardment number of manganese nuclei present in the target depends upon the, कहता है बेटा finally
अभी तुम कैसे निकाला? तो कहोगे पावर इक्वल टू पी इक्वल टू लैम्डा इंटू एन, तो एन इक्वल टू कितना बेटा? पी बाई लैम्डा। अब ये किस पे डिपेंड किया है ना? तो देखो पहला कहता है नंबर ऑफ मैग्नीज न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट द स्टार्ट ऑफ प्रोसेस। अब देख बच्चा, इस इक्वेशन को स्टार्टिंग में कितना न्यूक्लियस था इससे कोई मतलब नहीं है ना? तो ये फालतू हो गया ए। बी कहता है हाफ लाइफ, देखो लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है ना बेटा, लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है मतलब हाफ लाइफ पे डिपेंड कर रहा है ना? तो कांस्टेंट रेट ऑफ प्रोडक्शन पी, देखो पी पे डिपेंड कर रहा है, सही है। तो आंसर होगा बेटा बी एंड सी। आगे चलो 4 में, कॉम्प्रिहेंशन 2 में आ जाओ। कहता बेटा कंसीडर द फॉलोइंग न्यूक्लियर डीके, है ना? यूरेनियम से बन रहा है थोरियम और बन रहा है एक्स। रिगार्डिंग दिस न्यूक्लियर डीके सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला, द न्यूक्लियस एक्स में बी एट रेस्ट। कहता बेटा एक्स न्यूक्लियस रेस्ट में हो सकता है। तुम खुद सोचो बच्चा, यूरेनियम से अगर ये बना है तो डीके हुआ है ना बेटा, और डीके होगा तो एनर्जी निकलेगी, और जो एनर्जी निकलेगी वो उसके प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो एनर्जी रिलीज अगर होगा बेटा तो इसके प्रोडक्ट में एनर्जी कुछ ना कुछ तो डिस्ट्रीब्यूट होगी बेटा। और अगर दो पार्टिकल हमारे हैं, है ना बेटा, ठीक है, तो दोनों में कुछ ना कुछ जाएगी बेटा एनर्जी। ये बात समझा ना? क्योंकि बेटा मोमेंटम कंजर्व तो हमेशा होना चाहिए ना, बताओ। अगर यूरेनियम हमारा ये रेस्ट में था बेटा, है ना, ठीक है, तो और मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है ना बेटा जब थोरियम और एक्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, जिस तरह से अल्फा डीके में हुआ था। तो फर्स्ट हमारा गलत बेटा, थोरियम न्यूक्लियस में बी इन एक्साइटेड स्टेट, ये डीके हुआ है ना बेटा, तो हो सकता है ना, याद है ना अल्फा डीके के बाद गामा डीके भी होता है ना बेटा, तो सही है ना? एक्स में हैव काइनेटिक एनर्जी बट थोरियम विल बी एट रेस्ट, गलत। दोनों में से कोई रेस्ट में नहीं हो सकता। क्यू वैल्यू हमारा डेल्टा एम सी स्क्वायर है, डेल्टा एम इज द मास डिफरेंस ऑफ इसका। क्यों? एक्स का मास छोड़ दिया ना, ये एक्स का मास मिस हो गया ना, तो ये गलत है। एक्स का मास ही माइनस करना पड़ेगा ना बेटा। आगे चलो 5 नंबर, if the uranium nucleus is at rest before its decay, which of the following statement is true? Confirming concerning the final nuclei, they have equal kinetic energies. गलत ना बच्चा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल थोड़ी होगा, याद करो मोमेंटम सेम होगा, है ना? और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। हल्के वाले का ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, भारी वाले का कम होगा, है ना बेटा? दे हैव इक्वल, ये भी गलत है। दे हैव मोमेंटम ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट थोरियम न्यूक्लियस हैव मच मोर काइनेटिक एनर्जी, गलत ना बेटा, थोरियम का मास ज्यादा है ना, ठीक है, इसलिए हमारा डी सही हो गया बेटा आंसर, है ना? देखो 6 में, फॉलोइंग एटॉमिक मासेस एंड कन्वर्जन फैक्टर आर प्रोवाइडेड, ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन द डीके इज इक्वल टू, तुमको निकालना आता ही है बेटा, वो तो थोड़ी मुझसे करवाओगे तुम, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, मास का डिफरेंस निकालो, सी स्क्वायर करो, देखो किया हुआ भी है यहाँ वही सेम चीज। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में है, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में आओ। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 1 पूछना है यूसी जैन को। देख बच्चा यूसी क्वेश्चन क्या कहता है, देखो देख बच्चा, क्वेश्चन कहता है कि कंसीडर ए पॉइंट सोर्स इमिटिंग अल्फा पार्टिकल्स एंड रिसेप्टर ऑफ एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लेस्ड 1 मीटर अवे। देख बच्चा, एक पॉइंट सोर्स मान ले एस, इससे अल्फा पार्टिकल चारों तरफ निकल रहे हैं बेटा, अल्फा पार्टिकल चारों तरफ निकल रहे हैं, है ना, लेकिन देखा कहां गया,
यहां से 1 मीटर की दूरी पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया, बहुत छोटा सा लिया बेटा एरिया। रिसेप्टर रिकॉर्ड्स एनी अल्फा पार्टिकल फॉलिंग ऑन इट इफ द सोर्स कंटेन्स N0, इसका N0 दिया हुआ है, एक्टिव न्यूक्लियाई, एंड द रिसेप्टर रिकॉर्ड्स ए रेट ऑफ A न्यूक्लियाई पर सेकंड, इस पे गिर रहा है बच्चा A। Assume that source emits alpha particles uniformly in all directions and alpha particle fall nearly normally on the window. If decay constant दिया हुआ है तो n की वैल्यू चाहिए। देखो बच्चा, अब कहते हो तुम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है बेटा, A आया है ना, तो बोलो बेटा अगर मैं इसको स्फीयर ड्रॉ कर दूं, है ना, तो इस पूरे स्फीयर में कितना आएगा? जितना पार्टिकल यहां से निकला है बेटा, बोलो ये जितने पार्टिकल यहां से निकले हैं बेटा, ये सारे पार्टिकल इसी स्फीयर से पास करेंगे ना बेटा, बोलो इसका मतलब क्या कहेंगे? नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इमिटेड, है ना बेटा, कितना इमिट हुआ होगा, है ना। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में A, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना? तो 1 मीटर स्क्वायर में A/10⁻⁴, है ना बेटा। तो ये पूरे एरिया में कितना? तो पूरा एरिया हो जाएगा बेटा 4πr², बोलो 4πr², है ना बेटा। तो ये क्या निकल गया? नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल निकलेंगे उतने ही बेटा जितने टूटे होंगे, इसका मतलब dn/dt, और ये होना चाहिए बच्चा लैम्डा इंटू N0, बोलो तो लैम्डा निकल गया, बोलो N0 भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, लैम्डा निकल गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कहता बेटा इन एन ओर कंटेनिंग यूरेनियम द रेशियो ऑफ यूरेनियम टू लेड इज 3। कहता है बेटा यूरेनियम और लेड का जो रेशियो है वो 3 है। देखो तो बच्चा, इन एन ओर कंटेनिंग यूरेनियम द रेशियो ऑफ यूरेनियम टू लेड इज 3। देखो बच्चा यूरेनियम से टूट करके बन रहा है क्या? लेड, और इसका रेशियो बेटा 1:3। इसका मतलब अगर ये x है तो ये 3x है ना। ऑल द लेड प्रेजेंट इन द ओर इज फाइनल स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ यूरेनियम, है ना। तो देख बेटा इसका मतलब तो ये हुआ कि t बराबर 0 पे ये था 4x, बोलो है ना बेटा। अगर t बराबर 0 पे ये था 4x, तो ये हुआ x और ये हुआ 3x, है ना। तो कहता है बच्चा n का वैल्यू क्या होगा? तो देख बेटा 4x से अगर x होना है, इसका मतलब 2 हाफ लाइफ लगेगा बेटा, बोलो है ना। 2 हाफ लाइफ मतलब क्या हुआ? तो कहेंगे 2 × t हाफ, है ना। इसकी वैल्यू कितना दिया है? हाफ लाइफ दिया है 4.9 10⁻⁹, है ना बच्चा। कहता है बेटा इफ all the lead is the final product of uranium, age of the ore is 1.868 10⁻⁁. कुछ गड़बड़ मैंने किया क्या? तो ln 4/3 क्यों दिया हुआ है? ये रेशियो उल्टा दिया है क्या? ओ 3:1 ना, मैंने उल्टा कर दिया बेटा, सॉरी। इसका मतलब ये 3x है और ये x है, समझा, है ना। तो 2 हाफ लाइफ नहीं होगा बेटा, फिर क्या करना पड़ेगा हमको? यहां करना पड़ेगा n = देखो ये करना पड़ेगा हमें 4x से 3x, तो को n बराबर n0 e⁻⁻λt। इसका मतलब बेटा 3x = 4x e⁻⁻λt। अब t निकालो, ठीक है। आगे चलो, निमिष को पूछना है 4। देखो बच्चा 4 में कहता है सैंपल हैज 2 आइसोटोप्स, एक तो A है 150, A and B having mass is
50 ग्राम 30 ग्राम रेस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चा। अब कहता है A इज रेडियो एक्टिव और B हमारा स्टेबल है। A डिकेज टू B इन अल्फा डीके। A से बन रहा है B, अल्फा डीके में बन रहा है। हाफ लाइफ दिया है बच्चा 2 घंटा। ठीक है। मास ऑफ टोटल सैंपल आफ्टर 4 आवर इज, तो सिंपल है बेटा। देखो ना, A और B हमारे क्या हैं? आइसोटोप्स ना है बेटा। अब कहता है A रेडियो एक्टिव है और B स्टेबल है ना। A जो हमारा है वो A डिकेज टू A डैश बाई इमिटिंग अल्फा पार्टिकल। A टूट के बन रहा है A डैश, B नहीं बन रहा, A डैश बन रहा है ना। तो कहता है हाफ लाइफ 2 घंटा है बेटा, तो मास ऑफ टोटल सैंपल आफ्टर 4 आवर इज नियरली। देखते बच्चे ध्यान से, ए से टूट के बना बेटा ए डैश, है ना। हाफ लाइफ 2 घंटा है, तो अगर तुम टाइम दोगे बेटा 4 आवर, तो 4 आवर में क्या होगा बोलो? 2 हाफ लाइफ हो जाएगा बच्चा, है ना। 2 हाफ लाइफ हो जाएगा। इसका मतलब मास ऑफ ए कितना मिलेगा तुमको? मास ऑफ ए कितना बचेगा? तो कहोगे 50 ग्राम बाई 4, मतलब 12.5 ग्राम। बोलो बेटा, है कि नहीं बेटा? सोचो। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ बोलो? मास ऑफ ए बचेगा बेटा 12.5 ग्राम ना, है ना। अब देख बेटा, एक सेकंड रुको। दो आइसोटोप हैं ए और बी के, 50 ग्राम और 30 ग्राम। ठीक है। ए का रेडियो एक्टिव है, बी स्टेबल है, तो बी तो सेम रह जाएगा। बी तो हमारा सेम रह जाएगा ना बेटा। एक मिनट, बी तो हमारा सेम रह जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं बी का तो हम लोग को। चल क्यों नहीं रहा? एक मिनट बचा, ये पेन काम ही नहीं कर रहा यार। देखो बी का जो हमारा मास है वो तो हमारा 30 ग्राम रह जाएगा हमेशा, ये चेंज ही नहीं करने वाला। और निकल के कौन भागेगा बेटा? निकल के भागेगा अल्फा पार्टिकल, है ना। ए रेडियो एक्टिव है, बी हमारा स्टेबल है। अगर ए डीके करता है बेटा, बनता है एडेस अल्फा पार्टिकल निकल करके। हाफ लाइफ ऑफ ए हमारा है बच्चा, अगर हाफ लाइफ हमारा ये 2 घंटा है। मास ऑफ टोटल सैंपल, दोनों पूरे सैंपल का मास 4 घंटे के बाद क्या होगा, है ना। 4 घंटे के बाद टोटल मास चाहिए ना बेटा, तो ए का मास तो हो गया 12.5 ग्राम, है ना। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल डिकेड कितना टूट गया होगा? तो कहेंगे बेटा 50 ग्राम सॉरी 37.5 न रे, टूटा कितना? तो 37.5 टूट गया, है ना। डिवाइड बाई यार एक, अच्छा डिवाइड बाई 150 बोलो, है ना। इतना मोल टूट गया, इतना मोल टूट गया बेटा। इसका मतलब जितना मोल डिके किया बेटा, है ना, उतना ही नंबर ऑफ मोल ऑफ अल्फा बना होगा, है ना बेटा। इसका मतलब मास ऑफ अल्फा जो कि स्केप कर गया, तो कितना स्केप कर गया? तो 37.5 डिवाइड बाई 150 इंटू हो गया बेटा 4, है ना। इसका मतलब हो गया 1 ग्राम स्केप कर गया बेटा। बोलो बोलो, सही कहा ना मैंने? ठीक है बेटा, 1 ग्राम स्केप कर गया। इसका मतलब बेटा रिमेनिंग मास कितना हमारा होना चाहिए? तो रिमेनिंग मास हमारा कितना हो जाना चाहिए? तो कहेंगे 50 प्लस 30 में से 1 ग्राम स्केप कर गया, तो ये तो 79 ग्राम आ रहा है बेटा, मास 79 ग्राम। तो 4n क्यों लिखा है? 4n क्यों लिखा है बेटा फिर?
मास ऑफ टोटल सैंपल हमारा 10⁻³ किलोग्राम। तो 79 ग्राम को क्या बोलेंगे हम लोग? 79 इंटू 10⁻³ ना बोलेंगे बेटा। तो अप्रोक्स 80 ग्राम कर देंगे क्या? तो 10⁻20 थोड़ी होगा, 10⁻n लिखा है यार, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे यहाँ। 10⁻n थोड़ी होगा, कुछ गड़बड़ लग रहा है कहीं मुझे। एक मिनट रुको, अच्छा चेक करूं मैं यार। ये कैसे बना हुआ है इसका है? (10⁻²). अच्छा समझ गया, ग्राम कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक 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 है ना। तो रिमेनिंग इसका है बेटा 79 ग्राम ना। कहाँ था? ठीक है चलेगा। देख बेटा 79 ग्राम लगभग हो गया हमारा 80 ग्राम, है ना। 80 ग्राम को बोलेगा 8 इंटू 10⁻² kg। इसका मतलब 4 इंटू 2 इंटू 10⁻²। तो ये 2 और ये 2। ठीक है, आगे चलो। नंबर 3 कुछ को चाहिए, कुछ को नंबर 3 चाहिए, हर्षित को नंबर 5 चाहिए, कुछ को नंबर 3 चाहिए। देखो भाई नंबर 3 में, अब चल टाइम खत्म हो गया बेटा, अब कल ही करते हैं, कल ही करते हैं बेटा अब। तो टुमारो के लिए, कल के लिए न्यूक्लियर फिजिक्स में एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 है ना, और एक्सरसाइज 3 2 पार्ट 2 और पार्ट 4 भी कर लेंगे। चलो एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 और पार्ट 4। ठीक है, एक्सरसाइज 3 ये कल करें डिस्कस। चलो बच्चा, अब बाय बच्चा, बाय।